दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी नेपाल में जो जेनजी जो है, जेनजी मतलब जो 28 ईयर्स से नीचे के जो रहते हैं स्टूडेंट्स, वो वहाँ पे काफी हम कह सकते हैं नेपाल में बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके पीछे मेन ट्रिगर पॉइंट ये था कि वहाँ पे जो सोशल मीडिया एप्स है, मतलब 26 सोशल मीडिया एप्स है, उनको नेपाल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। कुछ ही एप्स रह गए और 26 सोशल मीडिया एप्स वहां पे बैन हो गए। तो ये तो एक ट्रिगर पॉइंट हो गया। इसके अलावा भी वहां पे और प्रॉब्लम यह है कि वहां पे इकोनॉमिक, अगर हम कंसर्न्स की बात करें तो उससे एक तो जो इकोनॉमी है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी, और लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होगा। फिर करप्शन वगैरह के चार्जेस हैं, वो जो जेंजी पॉपुलेशन थी वो करप्शन वगैरह की जो सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू अपने, मतलब जो थॉट्स है वो शेयर किया करते थे, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो शेयर किया करते थे, आपस में कम्युनिकेट किया करते थे। पर उस चीज से, इन एप्स को जब से बैन किया है, तब से जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं वहां पे हर्ट होगा। तो यही चीज थी, और इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो ट्रिगर तो जैसे इसमें यही हुआ कि सितंबर 2 को क्या हुआ कि नेपाल ने 26 मेजर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने, मतलब जो अथॉरिटी की जो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उनके साथ में उनको रजिस्टर करना होता है। तो या तो रजिस्ट्रेशन वगैरह में कुछ डिफॉल्ट आया होगा, ठीक है। फिर ग्रीवियंस ऑफिसर्स जो अपॉइंट करने होते हैं वो उन्होंने अपॉइंट नहीं किए होंगे। एंड अग्री टू रिमूव फ्लैग्ड पोस्ट। और कुछ पोस्ट होती है जैसे स्पेशली जो गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज कर रही है, या इस प्रकार की पोस्ट हो जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट भड़क सकता है, इस प्रकार की जो पोस्ट थी उनको जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा फ्लैग किया जाता है। फ्लैग जैसे आपको पता होगा उसमें ऑप्शन आता है, जैसे फेसबुक वगैरह आप देखेंगे ना तो उसमें फ्लैग करने का ऑप्शन आता है। तो उनको रिमूव करना होता होगा वहां पे, तो वो नहीं कर रहे होंगे, वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे सारी चीजों को। तो ये एक प्रॉब्लम वहां पे अराइज हो गई। तो इस वजह से इन एप्स को कंप्लीटली बैन कर दिया गया। आपको पता होगा जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले, स्पेशली कोविड के टाइम पे, गवर्नमेंट ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया था। अब टिकटॉक को बैन करने के पीछे रीजन ये था कि जो टिकटॉक है वो एक तो चाइनीज ऐप था, और वो लोगों का डेटा है उसको चुरा रहा था, मतलब डेटा थेफ्ट की उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। पर फिर भी उस टाइम पे भी काफी लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया था, प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि कई लोगों की जो हम कह सकते हैं डेली जो इकोनॉमी है, मतलब उनका जो लाइवलीहुड है वो उस पर डिपेंडेंट था। बहुत सारे लोग टिकटॉक के थ्रू अपनी रील्स वगैरह अपलोड करते थे और उससे वो रेवेन्यू जनरेट करते थे खुद के लिए। तो वो चीज एक तो नेगेटिवली अफेक्ट हुई, है ना। पर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था, तो ये हम कह सकते हैं कि जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें हम, तो नेशन के हितों का ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया था। उसी प्रकार से जो नेपाल गवर्नमेंट है उन्होंने भी जो अथॉरिटीज वगैरह है उनके कंसर्न्स को देखते हुए इन एप्स को बैन किया है, ठीक है। पर कुछ ही एप्स रह गए, जैसे टिकटॉक, वाइबर, निम्बूज, ये कुछ एप्स होंगे वहां के, कुछ चाइनीज एप्स हैं, वही इस बैन को सरवाइव कर पाए आज के टाइम पे आफ्टर कंप्लाइंस। मतलब इन एप्स ने ये जो तीन चीजें थी कि अथॉरिटीज के साथ में रजिस्टर करना है, ग्रीवियंस ऑफिसर्स को अपलोड मतलब अपॉइंट करना है, और जो फ्लैग पोस्ट है उनको हटाना है, ये सारी चीजें इन अथॉरिटीज ने ही मानी होगी। जो ये दूसरे एप्स जैसे टिकटॉक, वाइबर वगैरह वाले जो एप्स हैं, उन्होंने इन चीजों से कंप्लाइंस किया होगा, उस चीजों को माना होगा, तो ये वाले एप्स बैन नहीं हुए, ठीक है। गवर्नमेंट साइटेड साइबर क्राइम, फेक न्यूज, मिसलीडिंग कंटेंट फॉर एज जस्टिफिकेशन। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ये जो एप्स हैं ये इन चीजों को बढ़ावा दे रहे थे, फेक न्यूज वगैरह को, साइबर क्राइम को, मिसलीडिंग कंटेंट को, तो इसीलिए इनको बैन करना इंपॉर्टेंट था। वहां के जो पीएम है केपी शर्मा ओली, उन्होंने क्या कहा है, मेकिंग मनी इन नेपाल बट नॉट फॉलोइंग रूल्स। मतलब ये जो एप्स है, फेसबुक वगैरह जो है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब काफी सारा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इंडिया से भी करते हैं और नेपाल से भी कर रहे होंगे। तो वो यही कह रहे थे कि उनको जो अथॉरिटीज है उनसे उनकी बात मानना जरूरी है, क्योंकि वो यहीं से इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अब जेनजी क्यों एक्सप्लोड हो गए? तो उसके पीछे एक तो यही है कि बैन ऑन लॉस ऑफ वॉइस, ठीक है, फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्टिविज्म, एंटरप्रेन्योरशिप, डायस्पोरा कनेक्शंस। मतलब बहुत सारे ये जो प्रॉब्लम सही होगी, क्योंकि मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन वगैरह का जो एक मीडियम था वो कहीं ना कहीं इस चीज से बैन हो गया। एक्टिविज्म का था, एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मैंने आपको बताया ना, लाइवलीहुड का एक तरीका होता है, लोग अपनी आर्ट्स को
या फिर अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टीज करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी इससे कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट होगी। फिर डायस्पोरा कनेक्शन मतलब कि नेपाल की जो सिटीजन्स है वो काफी अदर कंट्रीज में रहते हैं, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए इन एप्स का यूज किया जाता है। फिर करप्शन फटीग, अब जो यंग नेपालीज जो है हैव बीन पोस्टिंग अबाउट पॉलिटिशियंस वेल्थ, नेपो बेबीज, मतलब जो चिल्ड्रन है पॉलिटिकल एलिट्स के, है ना, वो उनको अनड्यू एडवांटेज मिलता है, तो उनको लेके वो एक्सप्रेस किया करते थे थ्रू सोशल मीडिया। फिर इकोनॉमिक डिस्पेयर, मतलब रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वीक टूरिज्म जबकि नेपाल का एक मेजर सोर्स है फॉर वहां का जो इकोनॉमी है उसके लिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, की रेवेन्यू सोर्स है नेपाल के लिए, mainly rely on social media for small businesses, freelance work और remittance linked services। ठीक है, तो ये इससे नेगेटिवली अफेक्ट होगी। फिर अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट क्या है? 2006 से क्या था? कैबिनेट डिसीजन कैन ग्रांट पॉलिटिशियंस इम्यूनिटी फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आफ्टर 2006 वहां पे ये रूल आया था कि पॉलिटिशियंस को इम्यूनिटी है। ऑल्दो इंडिया में भी पॉलिटिशियंस के पास में प्रिविलेजेस होती है ना, एक तो ग्रुप प्रिविलेज होती है, इसके अलावा पार्लियामेंट्रियन जो प्रिविलेजेस है वो पॉलिटिशियंस के पास इंडिया में भी होती है, सिविल और क्रिमिनल प्रिविलेजेस, पर फिर भी उनपे एक्शन लिया जा सकता है। पर वहां पे जो नेपाल है वहां पे उनपे कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया जा सकता, उससे भी उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। तो इसीलिए 2006 से एक जो अकाउंटेबिलिटी है उससे वो डेफिसिट हो गया, अकाउंटेबिलिटी कम हो गई पॉलिटिशियंस की। और यदि अकाउंटेबल ही नहीं होंगे पॉलिटिशियंस तो वो पब्लिक को सर्व कैसे करेंगे? तो ये भी हम कह सकते हैं ये भी एक प्रॉब्लम थी जेंजी को। फिर मल्टीपल एक्स पीएम्स फेस ग्राफ्ट केसेस मतलब ये करप्शन वगैरह के जो केसेस है, जो इतने जितने भी वहां पे पीएम्स आए, जैसे ओली, देवबा, प्रचंड, ये जितने भी पीएम्स जो थे उनके पुराने केसेस चल रहे थे उनपे। ठीक है, फिर रोटेटिंग एलिट रूल्स, जो हाई पोजीशन पे वो एलिट्स ही वहां पे रूल कर रहे हैं, हायर अथॉरिटीज में भी। तो वही पावर जो है वो उन्हीं जो टॉप ग्रुप्स जो है एलिट का ग्रुप्स है उन्हीं में ही सर्कुलेट हो रही है सिंस नेपाल्स 2008 रिपब्लिकन ट्रांजिशन। फिर प्रोटेस्ट क्या है? ये जेंजी ग्रुप जो है हामी लाइक हामी नेपाल, ये इसमें बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर मतलब ये अभी प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट इन काठमांडू, इसमें कई लोगों की भी मतलब मौत भी हो गई, कर्फ्यू भी इम्पोज हो गया, सीन एज अ कंटिन्यूशन ऑफ रियल अर्लीस्ट अनरेस्ट। ठीक है, ओके, फिर वाई इट मैटर्स, अब इसमें क्या क्यों ऐसा जो ये हो रहा है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? डोमेस्टिक स्टैक्स, मतलब जो यूथ है वो 40% पॉपुलेशन फॉर्म करती है। जो जेंजी की अगर हम बात करें नेपाल में तो अराउंड 40% है वहां की पॉपुलेशन। सी लिटिल फ्यूचर इन करप्ट स्टेगनेंट रिपब्लिक। ठीक है, अगर कोई इकोनॉमी करप्ट होगी, कोई स्टेगनेंट होगी, तो वो अपना जो फ्यूचर है वो उसमें नहीं देख पाते, है ना। और सोशल मीडिया से क्या हो गया, ये जो एलिनेशन है गवर्नमेंट से, ऑलरेडी वो एलिनिएट ही थे, मतलब उनसे वो गवर्नमेंट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं रहे थे, तभी वो मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स थे वो एक्सप्रेस किया करते थे थ्रू सोशल मीडिया। पर अब क्या हो रहा है, अभी जब इन एप्स को ही बैन कर दिया तो ये और ज्यादा गवर्नमेंट से एलिनिएट हो जाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। फिर पॉलिटिकल स्टैक्स, इसमें क्या है, सोशल मीडिया हैड प्रोपेल्ड न्यू एज लीडर्स इनटू पॉलिटिक्स। अभी क्या हो रहा था कि कुछ जो यंग लीडर्स जो थे वो पॉलिटिक्स में आ रहे थे, न्यू फेस इमर्ज हो रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, जो एलिट जो ऑलरेडी पावर्स में है उनकी पोजीशन को खतरा हो सकता था, है ना। तो इसीलिए जो है ये जो पाइपलाइन है ये वीक हो जाती, जो एलिट्स का जो रूल जो पावर सेंट्रलाइजेशन है वो वीक हो जाता, मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा था नेपाल में। तो इसीलिए अगर एप्स को इनको बैन कर दिया जाएगा तो डिसेंट्रलाइजेशन से वापस पावर सेंट्रलाइजेशन की तरफ वो मूव हो जाएगा। तो ये इसमें हो गया। और इंटरनेशनल स्टेक्स क्या है, नेपाल फ्रेजाइल डेमोक्रेसी रिस्क इंस्टेबिलिटी, उससे वहां पे एफडीआई भी नेगेटिवली हिट हो सकता है। ठीक है, फिर यही था ये आर्टिकल। इट इज मोर देन अ सोशल मीडिया बैन, इट इज नॉट ओनली अबाउट सोशल मीडिया बैन। इसमें जो प्री एग्जिस्टिंग जो इश्यूज थे, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, जो डोमेस्टिक वहां का फ्रेजाइल इकोनॉमिकल जो कंसर्न है, और एक हम कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है विद इन एलिट्स, ये वहां की मेजर प्रॉब्लम्स है। तो अगर रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो इस प्रकार की जो प्रोटेस्ट है वो टाइम टू टाइम होते रहेंगे। यही ये आर्टिकल था। आई होप सो आपको क्लियर होगा। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव।